गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम दोबारा सुबह की क्लास में टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्यूचर टेंस चलेगा। कौन सा है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस का सबसे पहले पार्ट देखेंगे तो हम उसमें क्या होगा, सिंपल टेंस। फ्यूचर का सिंपल पार्ट चलेगा। ठीक है, अपना पेपर पेन साथ में लेके बैठे। बहुत दिन आवश्यक जानकारी आपको इस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने पेपर पेन लेके बैठिएगा। तो फ्यूचर्स जो टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसका सबसे पहले हम देखेंगे मोशन क्या होता है। मोशन यानी उसकी कुछ मोशन यानी किस प्रकार के भावार्थ या किस प्रकार के वाक्यों का इसके अंदर हम स्थायित्व रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य की सामान्य घटनाओं का वर्णन हम किस में कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य की जो सामान्य स्थितियां होती हैं, सामान्य कार्य होते हैं, वो हम किस में रख सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में रख सकते हैं। इसकी हिंदी में पहचान हमें देखनी है। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, आप साथ साथ में नोट करते रहें। हिंदी में पहचान क्या होती है? हिंदी में पहचान ये होती है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी या होगा, होगी, जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे या गा, गे, गी आदि शब्द आते हों, वो क्या है, वो कौन से टेंस का भाग होगा? कौन से टेंस का? फ्यूचर सिंपल टेंस का। जैसे वह खेल रहा होगा, वह खेलेगा, वह खेलेगी, वे खेलेंगे, ये सभी किस में होगा? वह खेला होगा, वह गया होगा, वह गई होगी, वे गए होंगे। ये सारे वाक्य किस प्रकार के टेंस में? फ्यूचर सिंपल टेंस में होंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, देखिए। हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें आता है विल या सेल। ठीक है, विल या सेल। ध्यान रहे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल्स में भी यूज होती है। किसमें? मोडाल में। मोडाल में भी यूज होती है ना। तो इसका जो प्रयोग है, जैसे इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट देखकर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्या क्या विल कहाँ पे और सेल कहाँ पे, या कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से प्रोनाउंस के साथ, या कौन से प्रोनाउन रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होना है, कौन से के साथ सेल का प्रयोग होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, मैन वर्ब। मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की पोजीशन क्या होती है। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में हम देखेंगे क्या आएगा, इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। क्या? प्रेजेंट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब में क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट फॉर्म आएगी, और जो ऑलवेज किसमें होती है, प्लूरल वर्ब में होती है, नॉट इन सिंगुलर, प्लूरल वर्ब में होती है। तो हमने देखा सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस का
मोशंस क्या था, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर। हिंदी में पहचान, जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे या गा, गेगी आते हों वो शब्द फ्यूचर टेंस के होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, जो कि वास्तव में मोडाल का भी एक पार्ट है, मॉडल का एक पार्ट है। और आगे देखेंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब यानी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक या यूँ मान लीजिए नॉर्मल सामान्य जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहूँगा। तो देखिएगा आप क्या है। तो क्या बताया कि फ्यूचर जो टेंस होता है, पूरे फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, हमें लगभग पता है विल और शैल का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ पर, आई और वी, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग बताया गया है। और उसके बाद ही, शी, इट, एनी नेम, यू, दे आदि के साथ किसका प्रयोग बताया है, आदि के साथ बताया है विल का प्रयोग। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में शैल का प्रयोग, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में किसका प्रयोग, विल का प्रयोग। ये तो थी अपने एंशियंट इंग्लिश के बारे में। अगर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में देखें, मॉडर्न इंग्लिश में क्या बताया है, एक छोटा सा नोट डाल रहा हूँ मैं आपको और वो नोट आप पढ़िएगा। मॉडर्न इंग्लिश में नोट डाल के क्या बता रहा हूँ वो देखिएगा कि फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या बताया है, फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के दोनों भाग में, या यूं कहे यहाँ पर सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स को छोड़कर आई और वी देख लेते हैं। आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ विल या शैल दोनों का, यानी विल या शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या बताया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ विल या शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर आपने तो हमें ये बताया है। तो ये तो थी अपनी एंशिएंट इंग्लिश, जो इंग्लिश चलती आ रही थी वो, लेकिन समय की स्थितियों के अनुसार जब इसमें कुछ एक परिवर्तन किए गए तो जो मॉडर्न इंग्लिश के यानी आधुनिक अंग्रेजी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अंदर ये स्पेशली जोड़ा गया कि फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आई और वी के साथ हम विल या शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये विल और शैल दोनों का प्रयोग करने का कारण क्या था, कारण ये है कि शैल हमेशा पॉसिबिलिटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, शैल ऑलवेज शो पॉसिबिलिटीज,
सेल का प्रयोग हमेशा संभावनाओं को दर्शाने के लिए, मैंने कहा था ये मोडाल का भी एक पार्ट है, तो ये मोडाल की स्थिति है और साथ में ये मोडाल का एक मोशन भी आपके एक बिंदु भी क्लियर हो रहा है कि सेल का प्रयोग हम ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं। यह ऑलवेज हमेशा क्या दर्शाता है, पॉसिबिलिटीज़ दर्शाता है, संभावनाएं दर्शाता है। और जो विल है वो विल हमेशा क्या दर्शाता है, डेटर्मिनेशन दर्शाता है। ठीक है, विल का प्रयोग हम क्या करते हैं, ये हमें क्या दर्शाता है, ऑलवेज शो डिटर्मिनेशन। तो क्यों किया जाता है विल और सेल का प्रयोग, कि सेल है वो ऑलवेज क्या दर्शाता है, पॉसिबिलिटी, और विल है वो ऑलवेज क्या शो करता है, डिटर्मिनेशन। अब कहोगे सर कि आप कहते हो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही, तो आगे इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, क्वेश्चनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, क्या फॉलो करनी है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, और बाकी सभी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग, और थर्ड और सेकंड प्रोनाउन के साथ है विल का प्रयोग। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या बताया है हमने कि फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट हो, फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट हो, क्योंकि सभी में विल और सेल का प्रयोग होना है, या इसके बाद आगे जैसे इसके साथ कुछ और जुड़ जाता है, जैसे विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, या विल हैव बीन, सेल हैव बीन। लेकिन जो मैन हेल्पिंग वर्ब है वो तो अपने फ्यूचर की क्या है, विल और सेल है। अब विल और सेल है तो हमें ये भी पता होना चाहिए विल और सेल कहाँ होगी, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को, कौन से को, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को छोड़कर विल और सेल में कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमने कहीं पर भी विल के स्थान पर सेल लगा दिया या सेल के स्थान पर विल लगा दिया तो वो हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, यदि सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी शो हो रही है, क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हमें सेल का ही प्रयोग करना है। और अगर हमें ये दिखाई दे कि सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, यानी ये तो क्या हो गया, संभावना, क्या हो गया, संभावना, और ये हो गया दृढ़ निश्चय, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, तो ये उसका क्या है, उसका एक निश्चय है, दृढ़ निश्चय क्या है, उसने दृढ़ निश्चयता से कहा है कि मैं एक आईएएस बनूंगा ही। और एक हम कल पढ़ेंगे, तो वी सेल, या मैं कल पढ़ूंगा आई सेल, या फिर वह कल पढ़ेगा तो ही सेल रीड टुमारो। ठीक है, और अगर हमने ये देखा कि डिटर्मिनेशन है, मैं आईएएस बनूंगा या मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, तो ये एक दृढ़ निश्चयता के लिए वर्ड यूज किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आई विल बी ए IAS। इज दैट क्लियर, कुछ समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रत्येक सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। तो आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। मैंने क्या बताया है, विल और सेल का प्रयोग किस किस प्रोनाउन में कहाँ कहाँ पर होना है, वो चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ें।
सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, विल या फिर शैल। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैंने डैश लगाया, डैश लगाने का मतलब विल या शैल दोनों में से एक आएगा। प्लस का मतलब ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ ही आएगा, ठीक है ना। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे हमने इसके बाद विल और शैल देखना है तो हम क्या करते हैं, विल और शैल लगा के उसके साथ बी लगा दिया, तो ये तो आना ही आना है, इनमें से दोनों में से एक आएगा। ये ध्यान रखना, कुछ कन्फ्यूजन न रहे। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस देखेंगे, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा। आई विल बाय ए कार, आई विल बाय ए कार। अब कहोगे कि सर ये विल क्यों लगाया? क्योंकि ये इसने निश्चय किया है। क्या किया है? निश्चय किया है कि मैं एक कार खरीदूंगा। डिटर्मिनेशन दर्शा रहा है, तो आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है? विल का प्रयोग हुआ है। और वैसे भी हमने आपको क्या बताया था कि ये ध्यान रखे कि जहाँ पर क्या हो, फ्यूचर टेंस हो, किसी भी सेंटेंस की नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर विल का प्रयोग, और जहाँ पर डिटर्मिनेशन हो वहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर डिटर्मिनेशन हो वहाँ पर विल का प्रयोग, और जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर शैल का प्रयोग। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, वी शैल गो टू सिनेमा। वी शैल गो टू सिनेमा। सर फिर कंफ्यूजन कर रहे हो? कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है भाई बच्चों। आई और वी के साथ मैंने शैल बताया था, ठीक है। यहाँ पे विल लगाया और यहाँ पे वापस शैल लगा दिया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है दोनों, लेकिन सर ऊपर वाले में विल लगा दिया, आपने बता दिया दृढ़ निश्चय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने विल क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप यहाँ पर भी तो विल लगा सकते हो, विल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस हमें क्या बताता है? संभावना दर्शाता है। ये संभावना है कि हम सिनेमा जाएंगे। जरूरी नहीं है पहुंच भी पाए, बारिश हो गई, रास्ता जाम हो गया, बुखार हो गया, जुखाम हो गया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे उसने ये निश्चय किया है, आई विल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, खरीदेगा, निश्चय है उसका। मतलब वह सिनेमा आज नहीं जाया, वह आज कह रहा है कि नहीं जाएगा, नहीं सॉरी, वह सिनेमा जाएगा। तो मतलब एक निश्चित टाइम तो उसका वो क्या हो गया, मिस हो गया, जिस टाइम से जाना था अगर मिस हो जाए तो। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो उसने ये तो बताया ही नहीं कि मैं कल खरीदूंगा, परसों खरीदूंगा। मतलब उसका एक निश्चय है ये कि वो कार खरीदेगा, तो वो कार खरीदेगा, पॉसिबिलिटी सॉरी डिटर्मिनेशन है उसका, और दूसरे में पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के साथ साथ मैंने आपको सेंटेंस भी बता दिए हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे सर, बिल्कुल। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, शैल विल है। सर थर्ड पोजीशन पे नोट आना है, वेरी गुड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, शाबाश, वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है। सेंटेंस बनाकर देखेंगे। सेंटेंस में देखिए क्या है, सेंटेंस में ऊपर वाला सेंटेंस ले लेते हैं, उसको हम बना देंगे नेगेटिव सेंटेंस में।
आई विल नॉट बाय ए कार, मैं कार नहीं खरीद रहा, मैं एक कार नहीं खरीदूंगा। वी शैल नॉट गो टू सिनेमा, हम सिनेमा नहीं जाएंगे, हम सिनेमा नहीं जाएंगे। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया जाए। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस में हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये होगा। तो हम एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस में हमने बनाया क्या हम सिनेमा जाएंगे, क्या हम सिनेमा जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शैल वी गो टू सिनेमा, शैल वी गो टू सिनेमा। सर कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन, अरे यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने तो यही बताया था ना आपको, आई विल के साथ सेल का प्रयोग करना है, आई विल के साथ सेल का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विल ही बाय ए कार, क्या वह एक कार खरीदेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया कि विल ही के साथ हमने विल लगा दिया। तो ये भी बात मैंने स्टार्टअप में बताई थी, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी पर्सनवाचक वाक्य शुरू हो गया है। और पर्सनवाचक वाक्य शुरू हो गया है तो हमें क्या ध्यान रखना है, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग होना है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग होना है। तो ही कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय लोगे। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय लोगे। Shall I read this book, क्या मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो ये अपने सेंटेंस हो गए और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गए। उसके साथ अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे, एक सेंटेंस और देखते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। शैल आई पास दिस क्लास, शैल आई पास दिस क्लास, क्या मैं ये कक्षा पास कर लूँगा। शैल वी गो टू सिनेमा, क्या हम सिनेमा जाएंगे।
ये अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे क्या क्या है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले विल या सेल, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस और क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस बनाएंगे। विल ही नॉट गो टू सिनेमा, shall I not buy a car? Will you not help me? Shall we not read this book? Will he not go to cinema? क्या हम सिनेमा नहीं जाएंगे? Shall I not buy a car? क्या हम एक कार नहीं खरीदेंगे? Will you not help me? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? Shall we not read this book? क्या हम ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे? ये हो गया